एवरीवन, मैं हूं अनु और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हो जिनके अभी जून 24 में एग्जाम्स हैं या दिसंबर 24 में एग्जाम्स होंगे या आने वाले किसी भी सेशन में आपके एग्जाम होंगे, तो आप ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हो। आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा क्योंकि देखो, इग्नू में हर साल सिलेबस चेंज नहीं होता है, ऑलमोस्ट हर साल सेम सिलेबस रहता है। इसलिए आप किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, आपके लिए वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो सब्जेक्ट है ये देखो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है ना, वो होता है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन होता है ना, पहले से और आज तक के टाइम पे कितना चेंज आया है, कैसे था क्या नहीं था, ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर्स के बारे में हमें पढ़ना होगा कि कंप्यूटर्स जब स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किए गए थे तब कैसे थे, फिर उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए और आज के टाइम पे कंप्यूटर्स में क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। सबसे पहले देखो, आपको कंप्यूटर्स को ना 1940 में लॉन्च किया गया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, 1940 से 1956 तक। उस टाइम पे देखो, जो भी कंप्यूटर्स थे ना वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, मतलब उनको स्टोर करने के लिए ना आपको पूरा एक रूम में रखना पड़ता था, एक रूम के साइज़ का हो जाता था। ठीक है, और उनको ना ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पर लोग चाहिए होते थे एक सिंगल कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती थी आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। ठीक है, और इन कंप्यूटर्स से ना आप एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, एक ही आप कोई भी जो भी टास्क कर रहे हो, ठीक है, उसको एक ही बार में एक ही टास्क को कंप्लीट कर सकते थे। और उसके अलावा देखो, अगर कोई भी एरर आ जाता था ना, तो उस एरर को फाइंड आउट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था इन कंप्यूटर्स में से। और देखो, इनका जो एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आते हैं आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, जो कि आए थे आपके 1956 से 1963 तक के बीच में। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में आपके जो देखो कंप्यूटर्स आए थे ना, इनमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से, बस ये उससे थोड़े कम कॉस्टली थे। और यहाँ पे देखो, कंप्यूटर्स में आपको एक पूरा रूम नहीं चाहिए था कंप्यूटर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उनसे थोड़े ज़्यादा फास्ट थे, थोड़े चीपर थे, और यहाँ पे एनर्जी कम लगती थी, इलेक्ट्रिसिटी कम लगती थी इनको ऑपरेट करने में, और आपको एक टोटल पूरा रूम नहीं चाहिए होता था इन कंप्यूटर्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके थर्ड जनरेशन, जो कि आपका 1964 से 1971 तक के बीच में थे। इन कंप्यूटर्स में देखो क्या खास बात थी, ये कंप्यूटर्स आपके और भी ज़्यादा फास्ट हो गए थे, इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। ठीक है, और इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा मतलब साइज़ में आपके छोटे हो गए थे, जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल साइज़ था, और एक छोटी सी चिप में आप काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके कीबोर्ड और मॉनिटर्स वगैरह को भी लॉन्च किया गया था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के आपके एग्जाम्पल्स हैं IBM 360 या CDC 6400। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जो कि 1972 से 2010 तक के बीच में थे। ठीक है, और ये जो आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे, ये माइक्रो प्रोसेसर्स पे बेस्ड थे, जिसमें एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे आपके थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिल्ड किए जाते थे। ठीक है, और आज के टाइम पे जो आपको पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप देखने को मिलते हैं ना, वो इन्हीं माइक्रो प्रोसेसर्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे जिनमें थोड़े बहुत चेंजेस थे, जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। अब ये जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे ना, इनमें एक मेजर इनोवेशन देखने को मिला, जैसे कि आपको देखो आर्किटेक्चर लाइक पैरेलल प्रोसेसिंग देखने को मिली, इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग आपको देखने को मिली इन कंप्यूटर्स में। ठीक है, इसी के साथ में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का यूज़ करने लगे इन कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो ये सारे मेजर चेंजेस देखने को मिले थे आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। इसके बाद आते हैं आपके सिक्स्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जो कि 2020 से आगे तक के हैं। ठीक है, तो ये अभी के कंप्यूटर्स की बात करें तो अभी के कंप्यूटर्स का तो आपको पता ही है, आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है कंप्यूटर में। आपको AI की हेल्प से सब कुछ आप कर सकते हो, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें अभी आपको देखने को मिलती हैं सिक्स जनरेशन कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो
ये आपका इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स वाला टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो आप पूरा लाइन से लिख के आओगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब आया था, कब से कब तक था, ठीक है। सेकंड वाला कब से कब तक था, ऐसे लाइन से पूरा आंसर लिख के आओगे, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर्स के हम एडवांटेजेस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज तो ये होता है आपका, देखो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं। एक कंप्यूटर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपके काम कर सकता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान का कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज हो गया आपका मल्टीटास्किंग, ठीक है। सेकंड आता है स्पीड। स्पीड आप लोगों को पता ही है, एक कंप्यूटर एक ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, ठीक है। जिस काम को करने में हम लोग 1 घंटा लगाएंगे वो कंप्यूटर आधे घंटे में काम करके ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड होता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज में भी देखो ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि अगर आप देखो मैनुअली अगर कोई आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, पेपर पे लिख के उसको स्टोर करोगे तो कितने सारा पेपर हो जाएगा और कितनी सारी जगह वो लेगा स्टोर करने के लिए। लेकिन कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता है, आप बहुत सारा डाटा एक सिंगल चिप में, एक सिंगल पेन ड्राइव में सेव करके रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरेज में काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप खुद से कोई काम करते हो ना तो वहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती हैं, डेटा का सही नहीं हो सकता, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें एरर निकलती हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप कंप्यूटर की हेल्प से कुछ कर रहे हो, कुछ एआई की हेल्प से कर रहे हो, तो वहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आपको काम देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होती हैं, डेटा बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी भी यहाँ पे देखो होती है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में डेटा सेव कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी देखने को मिलती है, आपका डेटा इधर उधर नहीं होता है, एक जगह पे सेव रहता है, ठीक है। इसके बाद देखो डिसएडवांटेजेस क्या होती है कंप्यूटर की। तो सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज आपका ये है कि रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कंप्यूटर के आने से काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है, तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि एक कंप्यूटर अकेला 4 लोगों के जितना काम कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई हैं। ये एक डिसएडवांटेज है आपका कंप्यूटर्स के आने का। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल ऑफ लॉस ऑफ प्राइवेसी। यहाँ पे देखो प्राइवेसी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा वायलेट होती है। आपको पता ही होगा कि कई बार हमारा डेटा लीक हो जाता है, या कई लोग हमारी फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी होता है उसका मिसयूज़ करते हैं, हमारा डेटा चोरी हो जाता है। प्राइवेसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायलेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ प्राइवेसी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है आपका वायरस एंड हैकिंग अटैक्स। ये भी आप लोगों को पता ही है, वायरस आ जाता है, किसी भी आप लिंक पे क्लिक करते हो या कोई अनऑथराइज वेबसाइट पे आप चले जाते हो या कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लेते हो उस तरीके का, ठीक है। तो उससे आपके फ़ोन में वायरस आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। हैकिंग होती है आपके फ़ोन में, कोई हैक करके आपका फ़ोन, आपका डेटा चुरा लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट आता है आपका साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आप लोगों को पता ही है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कंप्यूटर्स के आने के बाद, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक होता है कि नॉर्मल इंसान फिजिकली क्राइम करता है, ठीक है। लेकिन क्राइम यहाँ पे देखो जब आप कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से करते हो ना, तो उसको हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं। और ये आप लोगों को मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता होगा। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लोगों को समझ में आ गई। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि रोल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या रोल है अलग अलग जगह पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है, आपका इंडस्ट्री में क्या रोल है, आपका ट्रेड में, कॉमर्स में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, अलग अलग जगहों पे कंप्यूटर क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कंप्यूटर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट आपका कम्युनिकेशन में हेल्प करता है आपका कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की हेल्प से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, किसी को भी चैट कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में आप हेल्प करता है यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है, कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट होता है आपका मार्केटिंग में। मार्केटिंग भी पता है आपको, कंप्यूटर के आने से आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऑनलाइन कई वेबसाइट्स पे आप लोग अपने एडवर्टाइजमेंट करते हो या फिर ई न्यूज़ लेटर्स डालते हो, ठीक है। आईटी डेवलपर्स को देखो इस बारे में ज़्यादा पता होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ जिसकी मदद से आप लोग अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को और अच्छा बना पाते हो, ठीक है। इसके बाद देखो अकाउंटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कंप्यूटर। आप लोगों को पता है ये टैली जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता है, कंप्यूटर खुद से ही सारा कुछ कर देता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एक एक मैनुअली जाके हमें लेजर नहीं बनाना पड़ता है, एक एक जर्नल नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपका कंप्यूटर। उसके बाद स्टोरेज में भी हेल्प करता है। देखो बिज़नेस आप कोई स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डेटा होता है, और आपको वो सारा डेटा कलेक्ट करने में अगर आप मैनुअली करोगे, डॉक्यूमेंट सारे एक एक पेपर वर्क में रखोगे, तो कितनी ज़्यादा मेहनत लगेगी, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा और कितना ज़्यादा वहाँ पे आपको जगह भी चाहिए होगी। तो कंप्यूटर्स के आने से एक ये भी हेल्प मिलती है, आप
बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हो एक सिंगल कंप्यूटर में, ठीक है। इसके बाद देखो एजुकेशनल पर्पसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कंप्यूटर्स की मदद से आप कुछ भी वर्ल्ड वाइड किसी भी बारे में जानना चाहो तो जान सकते हो। आप सर्च करोगे बस गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, और आपको उसकी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगे, ठीक है। आप जो भी पढ़ना चाहो, कोई आर्टिकल पढ़ना चाहते हो, कोई वीडियो देखना चाहते हो, तो वो सारा कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको कंप्यूटर। आपको किसी भी तरीके की रिसर्च करनी हो आप लोग कर सकते हो। कोई भी आपका प्रेफरेंस हो, कोई भी किसी कस्टमर के बारे में जानना चाहते हो, किसी टेक्निक के बारे में या किसी बिज़नेस के बारे में, किसी भी बारे में आप जानना चाहते हो, तो ईजिली आप रिसर्च कर सकते हो कंप्यूटर की हेल्प से, ठीक है। तो ये सारा रोल प्ले करता है आपका कंप्यूटर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद देखो कंप्यूटर क्या रोल प्ले करता है ट्रेड और कॉमर्स में। देखो सब में ना ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है कुछ, तो आप खुद से बना के लिखने की कोशिश करना, बाकी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करता है आपका कंप्यूटर। आप लोगों को इन्वेंट्री पता है, आप लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। बार बार मेरे को एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो उसको मैनेज करने में कंप्यूटर हेल्प करता है। सेकंड आपका आ जाता है ईजियर फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेकिंग। अभी मैंने बताया अकाउंटिंग में हेल्प करता है, सेम उसी तरीके से आप फाइनेंशियली जितना भी रिकॉर्ड रखना चाहते हो अपने बिजनेस का, अपने किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको हेल्प करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है आपका बजटिंग और फोरकास्टिंग में। देखो आजकल कंप्यूटर्स में कितने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, आपका स्प्रेडशीट है, एक्सेल है, तो उसकी मदद से भी आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हो कंप्यूटर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोल प्ले करता है। उसके बाद स्टोरेज का देखो, स्टोरेज में भी देखो आपको मैंने बताया कि आप एक ही जगह पे बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो ईजिली, और उसको कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रीमिंग बिजनेस कम्युनिकेशंस। देखो बहुत सारे एडवांटेजेस है, उसी के साथ देखो एक ये भी एडवांटेज है आपको देखो किसी से भी कांटेक्ट करना हो, अपने पार्टनर से, अपने कस्टमर से, इन्वेस्टर से या क्रेडिटर से, किसी से भी आपको कांटेक्ट करना हो आप डायरेक्टली अब कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ईमेल से, चैट से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका। इसके बाद देखो आपका जो कंप्यूटर है वो ऑनलाइन बैंकिंग या फिर फाइनेंस में किस तरीके से हेल्प करता है, क्या रोल प्ले करता है वो देखो, ठीक है। तो ऑनलाइन बैंकिंग में अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्लास्टिक मनी आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे पॉपुलर है। आपका क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो आप किसकी हेल्प से कर पाते हो, कंप्यूटर की हेल्प से कर पा रहे हो, एआई की हेल्प से कर पा रहे हो, आप इंटरनेट की हेल्प से कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपका ऑनलाइन बैंकिंग में, फाइनेंस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ इंक्वायरी फैसिलिटी। पहले देखो आप लोगों को कुछ भी काम करना हो, कुछ भी पता करना हो अपने बैंक के बारे में, कोई अपनी डिटेल्स या फिर अपना अकाउंट बैलेंस या कुछ भी आपको पता करना हो तो आपको बैंक जाना पड़ता था, लंबी लंबी लाइंस में वेट करना पड़ता था। लेकिन अब देखो आप ऑनलाइन घर से ही अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हेल्प करता है आपका कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है आपका रिमोट बैंकिंग भी आप लोगों को पता ही होगा। अब आपको बैंक नहीं जाना पड़ता है कैश विड्रॉ करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए या और भी किसी टाइप की इंक्वायरी के लिए। आप लोग अपने घर से, अपने फ़ोन से, कितने सारे आपको ऐप है, पेटीएम है, गूगल पे है, कितनी सारी चीज़ें, ठीक है, वहाँ से आप आराम से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिग्नेचर रिट्रीवल फैसिलिटीज़। अब आप लोग ई सिग्नेचर भी कर सकते हो या फिर डिजिटल सिग्नेचर जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और बैंक को देखो इसको वेरीफाई करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है और यहाँ पे आपको फ्रॉड कम देखने को मिलता है, ठीक है। बैंक इजीली वेरीफाई कर लेता है आपके सिग्नेचर्स को, और ताकि ज़्यादा फ्रॉड ना हो पाए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है आपको देखो सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन रिजल्ट टू क्विक सर्विसेज। कंप्यूटर्स की हेल्प से देखो एक जगह अगर कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करी गई है किसी एक बैंक की ब्रांच में, ठीक है, और वहाँ से आपको अपना अकाउंट किसी और ब्रांच में ओपन करवाना है। सपोज़ आपने अपने गांव में करवाया था, उसके बाद आप उसी बैंक में कहीं और जाते हो, ठीक है, और वहाँ पे उस ब्रांच में अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो, तो आपको बार बार इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन सारा काम हो जाता है, ठीक है। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर की हेल्प से सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कई चीज़ों में हेल्प करता है आपका कंप्यूटर, बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये आपका रोल ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, ठीक है, अलग अलग चीज़ों में क्या रोल प्ले करता है कंप्यूटर, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है और मैंने समझा दिया है। आप एग्ज़ाम में आराम से अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।